हेलो एंड वेलकम गाइस, माई सेल्फ मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वहां पर हम हर एक रिएक्शन के इन डेप्थ एनालिसिस के साथ मैकेनिस्टिक अप्रोच को यूज करते हुए मैकेनिज्म समझेंगे, रिएक्शंस कैसे होती है, रिएक्शंस में क्या रिएजेंट यूज करते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, सॉल्वेंट अगर लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इन सारी बातों को अच्छे से डिटेल से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है वो रफ कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ यहाँ पर अपना पूरा दिमाग लगाने के लिए तैयार रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज वुड्स रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वुड्स रिएक्शन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन जो है वो आपका हाइड्रोकार्बन का टॉपिक होता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर वो आता है। तो हाइड्रोकार्बन सीरीज के अंदर इसको हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे आज यहाँ पे हम रिएक्शन से स्टार्ट करें तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके रिएक्शंस के अंदर क्या टर्मिनोलॉजी होती है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट, सबके बारे में आपको हल्का सा थोड़ा सा ब्रीफ सा बताऊंगा और उसके बाद सीधा हम अटैक करेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे एक रिएजेंट है और एक रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट जो होता है वो ये वाला होता है जहां पे हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं। रिएजेंट आपको हमेशा कैसे पहचानना होगा, रिएजेंट हमेशा आपको एरो के ऊपर दिया जाएगा, वो आपका रिएजेंट होगा। रिएक्शंस में कई बार आपके पास सॉल्वेंट अवेलेबल होगा, तो अगर सॉल्वेंट अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पे मेंशन होगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो वो वहां पे मेंशन नहीं होगा। तो फाइनली आप लोगों को रिएक्शन करवानी होती है रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच में, और उन दोनों की रिएक्शन के बाद वहां पे जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। रिएक्टेंट को हम कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि सबस्ट्रेट क्या होता है। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट उसका सीधा सा मतलब होता है रिएक्टेंट। ठीक है, समझ गए यहां तक। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो आज की हमारी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारी कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में पहले तो अगर आप लोगों को ये पता है कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है तो आप लोगों को मैं हल्का सा ब्रीफ देता हूँ हर एक रिएक्शन के बारे में। हम जितनी भी रिएक्शन यहाँ पे कवर करेंगे, हर रिएक्शन की एक बेसिक फंडामेंटल टेक्निक होगी जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारा पहला जो लेक्चर है उसको आप अच्छे से सुने और अच्छे से इन चीजों को अपने अंदर स्टार्ट करें इन्वॉल्व करना। देखो, हर एक रिएक्शन में स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, उसका रिएक्शन का एक फॉर्मूले के फॉर्म में वहां पे लिखूंगा कि रिएक्टेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है मतलब रिएक्टेंट, और रिएजेंट क्या है और सॉल्वेंट क्या है और फाइनली उससे बन क्या रहा है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट इन सॉल्वेंट इज फॉर्म्ड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच में रिएक्शन होगी। तो हमें हर रिएक्शन को, अगर हम मान लीजिए कि बोर्ड लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड है ना, अदर बोर्ड, कोई से भी बोर्ड अगर आपका है, तो बोर्ड लेवल पर अगर अपने को प्रिपेयर करना है तो आपको ये जो बॉक्स में बताने वाला हूँ स्टार्टिंग में, जहां पे एक तरफ आपका रिएक्टेंट होगा, आपका रिएजेंट होगा और आपका सॉल्वेंट होगा, और इन तीनों से क्या बनेगा, वो आपके पास प्रोडक्ट होगा। अगर आप इस बॉक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेते हैं, तो आपका जो बोर्ड लेवल का काम है वो हो जाएगा, और इवन जी मेंस लेवल का भी बहुत सारी रिएक्शंस में काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडवांस की, तो एडवांस के अंदर हमें वहां पे पूरा डिटेल में जाना पड़ता है कि ये यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है, बॉन्ड कैसे बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहा है, उन सारी बातों को हमें समझने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैकेनिस्टिक अप्रोच यूज करने वाले हैं। तो मैकेनिज्म में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि देखो अगर होता है तो कैसे होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली रिएक्शन है तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं हल्का सा फॉर्मली बता रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे जो आरएक्स है, आरएक्स का क्या नाम है? अगर आप लोगों ने इतना मेमोराइज कर लिया कि आरएक्स सोडियम ड्राईथर आरआर, आरएक्स सोडियम ड्राईथर आरआर, तो आपका बोर्ड लेवल का काम हो गया। अगर इसी को आपको लैंग्वेज के फॉर्म में बोर्ड में लिखना है तो वहां पे आरएक्स क्या है, आपका आरआर क्या है, तो उसको कुछ नेम्स के फॉर्म में वहां पे अपने को लिखना पड़ता है। तो वो नेम्स आपको मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे आरएक्स का मतलब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ये होता है। तो आरएक्स का मतलब हो गया एल्काइल हैलाइड। और अगर बात करें यहाँ पे आरआर की, तो आरआर का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। यानी कि अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में ड्राईथर में करवाते हैं, जी हाँ, अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में ड्राईथर में करवाते हैं तो फाइनली आपको वहां पे हाइड्रोकार्बन मिलता है। और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने सबसे पहले बताया था, तो उन्हीं के नाम पे इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही सबको? आरएक्स सोडियम ड्राईथर आरआर, पूरे दिमाग में एक अच्छे से मैप बना लोगे हम फाइनली करने वाले क्या है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम ड्राईथर के साथ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन, दैट्स इट।
तो ये आपके लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपका बोर्ड में जो आप अच्छा खासा मेंशन कर सकते हो, अच्छा खासा लिख सकते हो, वहां पे आपको लैंग्वेज बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों हम बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे डिटेल में एडवांस के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम देखने वाले हैं कि मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन होती कैसे है, कैसे आरआर का फॉर्मेशन होता है। मान लो कि अगर मैंने आपको एक बार बोल दिया कि आपके पास आरएक्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3X, तो CH3X की रिएक्शन अगर आप सोडियम ट्राइथर से करवाते हो तो वहां पे आपका बन रहा है CH3CH3। कैसे बना, क्या मैं इसको ऐसे रट्टा मार लूं, कैसे याद करूं, कितनी रिएक्शंस याद करूंगा, बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो गए, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा प्रोसेस को, मुझे उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और वो भी समझना ऐसा है कि हमारे जो बेसिक्स है, हमारे जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, जो हम लोगों ने 8th में 9th में 10th में पढ़े, उन फंडामेंटल्स को यूज करके हम खुद अपने दिमाग को इतना एक्टिवेट कर पाए कि हम खुद ये चीज गेस कर ले कि हाँ अब ये बनने वाला है। रिएक्शन के स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हाँ देखो ये डालूंगा, ये मिलाऊंगा तो ये बनेगा, तो वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? चलो स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, आपके पास स्टार्टिंग में था RX। ऑलराइट, RX के आप लोग रिएक्शन किससे करवा रहे थे, RX के आप लोग रिएक्शन करवा रहे थे सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे थे, ड्राई ईथर। तो मैं ड्राई ईथर को यहाँ पे शॉर्ट में DE मेंशन कर देता हूँ, और उससे क्या बन रहा था, उससे बन रहा था आपका RR। यही तो हो रहा था। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं RX को इन जनरल बात नहीं करके मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका एक कार्बन का एल्किल हैलाइड। तो एग्जांपल के फॉर्म में हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, हम यहाँ पे लेने वाले फॉर एग्जांपल CH3X। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया CH3X। अब CH3X की मुझे रिएक्शन करवानी है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आप इस सिचुएशन को एक बार प्रैक्टिकली फील करो, प्रैक्टिकली आप फील करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है, राइट। कंटेनर में ड्राई ईथर सॉल्यूशन ग्रुप में वहां पे पड़ा है, वो एक सॉल्वेंट है वहां पे, तो वो एक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है ड्राई ईथर। उस ड्राई ईथर में मैंने क्या मिलाया, उसके अंदर पहले से मान लीजिए कि वहां पे CH3X पड़ा है, तो ये CH3X मैंने वहां पे डाल दिया। अब मैं इसमें बाहर से मिला रहा हूँ ऊपर से सोडियम, यहाँ पे मैं सोडियम मिला रहा हूँ। तो सोडियम जैसे ही वहां पे जाएगा CH3X के पास ड्राई ईथर के सॉल्वेंट में, तो वो कैसे रिएक्शन करेगा वो अपन समझना चाहते हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है, देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि रिएक्शन में, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, ये अपना क्या हो गया, रिएक्टेंट है, ये अपना रिएजेंट है, और ये अपना सॉल्वेंट। ठीक है, रिएक्टेंट और रिएजेंट को मैं एस आर और आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमेशा जो रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट के बीच में होती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राचीन काल से हम जानते हैं कि रिएक्शन दोनों के बीच में हो रही है, और सॉल्वेंट जो मीडियम प्रोवाइड करवाता है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन अच्छे से होती है, आसानी से होती है। गॉट इट। अब मैं आपसे ये बोलूं कि रिएक्शन में एक है हमारे पास रिएजेंट, एक हमारे पास है रिएक्टेंट, इन दोनों के बीच जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में कौन ज्यादा मैटर करेगा, रिएक्शन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग करने के लिए हम क्या जानते हैं, बचपन से हम उस चीज को पकड़ते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताऊंगा कि हमेशा गाइस यहाँ पे एक नाम लिखा है रिएजेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि रिएजेंट और रिएक्टेंट उन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिएजेंट और रिएक्टेंट में से इतना रिएक्टिव कौन है कि वो रिएक्शन को इनिशिएट करे, वो रिएक्शन को स्टार्ट करे। तो रिएजेंट की फुल फॉर्म गाइस होती है रिएक्टिंग एजेंट। जी हाँ, ये रिएक्टिंग एजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो आप कभी भी कहीं पे रिएजेंट देखें तो आप लिखें रिएक्टिंग एजेंट इज नोन एज रिएजेंट। दैट मीन्स कि रिएजेंट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव स्पीशी होता है, वो रिएक्शन को इनिशिएट करना चाहता है और उसी से रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है। फिर उसके बाद जब वो इनिशिएट करता है तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स उसके आसपास होते हैं वो उससे इंड्यूस होते हैं और फाइनली वो भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो रिएजेंट है गाइज, हमारे पास यहाँ पे जो रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या होगा, वो रिएजेंट होगा सोडियम। अब आप एक बात बताओ कि सोडियम बचपन से आज तक क्या करता आ रहा है। भाई रिएजेंट है, वो रिएक्टिंग एजेंट है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, तो रिएक्शन को स्टार्ट कैसे करेगा। सोडियम क्या है, मेटल। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज ऑलवेज। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दैट मींस कि सोडियम जो होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो कि हम बचपन से जानते हैं, हमें पता है, हमने यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया। तो सोडियम ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, राइट। अब सोडियम ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये क्या बन गया, Na+। और हम जानते हैं कि गाइस Na+ का स्टेबल ऑक्टेट है। दैट मींस कि ये जो है यहाँ पे वो एक स्टेबल स्पीशी बन गई। अगर यहाँ पे एक स्टेबल स्पीशी बन चुकी है तो क्या रिएक्शन करेगी आगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसका यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्टेट, इसका जो ऑलरेडी वो ऑक्टेट है वो पूरा हो चुका है। दैट मींस कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी है और ये रिएक्शन करने के लिए आगे रेडी होगा। तो ये क्या करेगा, हमारे पास वहां पे क्या पड़ा है, हमारे पास वहां पे पड़ा है CH3X, राइट।
CH3X में बचपन से हम जानते हैं कि कार्बन और हैलोजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के चक्कर में हमेशा यहाँ पे अगर हम ध्यान से बनाएं तो CH3X के स्ट्रक्चर को मैं हमेशा कैसे बनाऊंगा कि हमेशा कार्बन हैलोजन में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे डेल माइनस यहाँ पे हमेशा रहेगा और यहाँ पे डेल प्लस हमेशा रहेगा। चाहे आप उसको सोडियम में डालें या ना डालें फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा वहां पे डेल प्लस रहेगा। अब यहाँ पे डेल प्लस पड़ा है और सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, तो वो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जहां पे उसको अट्रैक्शन फील होगा वहीं पे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसको अट्रैक्शन फील कहाँ पे होगा, माइनस पे या प्लस पे, ऑब्वियसली इसको प्लस पे अट्रैक्शन फील होगा। तो यहां से अट्रैक्ट होके किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा हमारे इसकी तरफ, डेल प्लस की तरफ। अब डेल प्लस को यहाँ पे उम्मीद दिख रही है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाह रहा है। तो गाइस ये एक सृष्टि का नियम है कि अगर आप एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो पुराने बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ता है। ऑलवेज एक बीबी और एक बीएफ साथ होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल को अपनी ओवरऑल वैलेंसी को पूरा करना है, बैलेंस रखना। वो वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास वैसी सिचुएशन ना हो। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो फाइनली इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक होना पड़ेगा। तो इसका जो अट्रैक्शन होगा वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, उस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद आप देखेंगे क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ फर्दर कि CH3 बन गया प्लस चार्ज, है ना। प्लस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया अभी, तो मैं एक बार तो प्लस चार्ज बना देता हूँ यहाँ पे, और प्लस हो गया X माइनस बाहर, ठीक है। और इस प्लस चार्ज पे क्या था, इस प्लस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया था, हाँ या ना, बोलो आया था या नहीं आया था, CH3 के ऊपर आया था इलेक्ट्रॉन। दैट मींस कि CH3 का जो प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और फाइनली ये कन्वर्ट करेगा CH3 फ्री रेडिकल। आप देख सकते हैं कि प्लस का मतलब 2 की कमी, इलेक्ट्रॉन 1 मिला उसको, तो अभी भी उसके पास 1 की कमी बची है, तो यहाँ पे CH3 डॉट का फॉर्मेशन हो गया और X माइनस वहां से बाहर हो गया। अब आप बोलोगे सर X माइनस का क्या हुआ, तो गाइस देखो Na प्लस और X माइनस आयनिक बॉन्ड तो फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम जानते हैं NX सोल्ट क्या होता है, NaCl होता है, तो वो एक आयनिक कंपाउंड ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे X माइनस और Na प्लस दोनों मिलकर यहाँ पे बना लेंगे। हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि दोनों मिलेंगे यहाँ पे और ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे NaX। तो इस तरीके से NaX एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, बाई प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस करवाते हैं उन रिएक्शंस में कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट बनता है जहां पे कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता है, फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, फॉर एग्जांपल NaX हो गया, मतलब NaCl NaBr NaI हो गया, SO2 हो गया, HCl हो गया, तो ये सारे के सारे नोन एज बाई प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। तो यहां से बाई प्रोडक्ट बना, गॉट इट। अब देखो, अब आप बोलोगे सर CH3 डॉट बन गया, अब क्या करें, इससे तो प्रोडक्ट बना नहीं। तो गाइज यहाँ पे अगर एक हमारा CH3X एक Na के साथ रिएक्शन करके एक CH3 डॉट बनाता है, तो इसी प्रकार वहां पे सॉल्यूशन में तो हजारों CH3X होंगे और हजारों वहां पे सोडियम मॉलिक्यूल्स होंगे, सोडियम के वहां पे आप बोल सकते हैं एटम होंगे। दैट मीन्स कि एक सोडियम एक CH3X से रिएक्शन करके एक CH3 डॉट बनाएगा, इसी प्रकार दूसरा वाला सोडियम जो होगा वो दूसरा CH3X पर अटैक मार के वहां से भी CH3 डॉट बनाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे ये CH3 डॉट और ये CH3 डॉट, दोनों CH3 डॉट आपस में क्या करेंगे कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो दोनों मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे कि यहाँ पे आ जाओ, दोनों मिल लेते हैं और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनका जो बॉन्ड बनेगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, CH3, और इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दोनों समान साझेदारी है, दैट मींस कि कोवेलेंट बॉन्ड बना दोगे आप और यहाँ पे बना दोगे CH3। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखें तो अब इसको अपन समराइज करना चाहते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं CH3X ले रहा हूं और इसके अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं सोडियम के साथ, जी हाँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करवा रहा हूं यहाँ पे, तो फाइनली वहां पे बनता है हमारा आंसर CH3 प्लस वहां पे बनता है NaX। सो इस NaX को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन एज बाई प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलेंगे बाई प्रोडक्ट, राइट। इसको आप क्या बोलोगे, बाई प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज नॉन एज मेन प्रोडक्ट, कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे मेन प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पास में आ रही है। और इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बना, इस रिएक्शन के दौरान बीच में कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है, फाइनली अगर आप देखोगे तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो CH3 प्लस था वो तुरंत CH3 डॉट में कन्वर्ट होगा। दैट मींस कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज नोन एज कार्बन फ्री रेडिकल।
तो कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे CH3X जो होगा वो CH3 बना रहा है, यानी कि डाइमराइजेशन रिएक्शन है, मॉलिक्यूल डबलिंग हो रही है यहाँ पे। तो जनरली इस रिएक्शन को हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, वी कैन से जनरली दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डाइमराइजेशन रिएक्शन। कि फाइनली यहाँ पे एक तरह से डाइमराइजेशन का टाइप है कि दो CH3Cl आपस में मिलकर डाइमराइज हो रहे हैं, CH3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वी कैन से डाइमराइजेशन रिएक्शन एज वेल। जनरली बोला गाइस, मैंने ऑलवेज नहीं बोला है, जनरली बोला है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में होगी। तो आई होप कि आपको ये पूरी मैकेनिस्टिक अप्रोच, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आपको ये मैकेनिस्टिक अप्रोच अच्छे से समझ में आई होगी कि आपको रिएक्शंस कैसे करवानी होती है, सोचना कैसे होता है, स्टार्टिंग रिएजेंट से करवानी होती है, उसके बाद रिएक्टेंट में वो अटैक मारता है, रिएक्टेंट इंड्यूस होता है, फाइनल रिएक्शंस होती है। या फिर अगर रिएक्टेंट में पहले से डेल प्लस डेल माइनस है और रिएजेंट जो एक्टिंग रिएक्टिव स्पीशीज था उसने उस पर अटैक मारा प्लस माइनस पे, तो भी रिएक्शन हो सकती है। और कुछ कंडीशंस में रिएजेंट इतना रिएक्टिव नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंट इतना रिएक्टिव नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ द रिएजेंट की वजह से रिएक्टेंट में इंड्यूस हो जाता है रिएक्शन करवाने के लिए। तो कहते हैं ना कि गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। तो इसी तरीके से कई बार हम रिएक्शंस में देखेंगे कि जो हमारा रिएजेंट होगा वो क्या करेगा, रिएक्टेंट को इंड्यूस कर देगा, उसको भी रिएक्शन करने के लिए तैयार कर देगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आपको कंसेप्ट अगर समझना है तो आपको इस तरीके से डिटेल में जाना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये जो वीडियो वो IITJEE एडवांस की प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।